यह बात है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां मधु और गोपाल नाम के पति पत्नी अपने दो बच्चों मुन्ना और काजल के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गोपाल गांव के अमीर आदमी लाला गोवर्धन के खेतों में मजदूरी करता था और मधु गांव के सरपंच जगत सिंह के घर पर खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरते थे। गर्मी का मौसम आते ही रामपुर में हालात और भी खराब हो जाते थे। हर साल यहाँ तापमान 48 डिग्री तक पहुँच जाता था, लेकिन इस बार गर्मी ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे, जिस वजह से रामपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। मधु, इस बार तो गर्मी जान ही ले लेगी। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। सच कह रहे हो, घर से बाहर निकलते ही पसीना बारिश की तरह बहने लगता है। इतनी ज्यादा गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना लाला जी गुस्सा करेंगे। इतना कहकर गोपाल काम के लिए चला जाता है। मुन्ना और काजल गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। मधु दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर सरपंच के घर काम पर चली जाती है। सरपंच जगत सिंह के बड़े से बंगले में उनकी पत्नी ममता देवी और उनके दो बच्चे रिया और अर्जुन रहते थे। मधु जैसे ही वहां पहुंचती है, घर में बर्थडे की तैयारी चल रही होती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दो। आज अर्जुन का बर्थडे है और मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। शाम के 5 बजे से पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, समझी? उसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। मैं पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद घर सजाने में भी आपकी मदद करूंगी। यह कहकर मधु जल्दी जल्दी काम करने लगती है। कुछ ही समय में वह सारे काम खत्म कर देती है और फिर ममता देवी के साथ मिलकर घर को सजाने लगती है। देखते ही देखते दोनों मिलकर पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजा देते हैं। मालकिन, अब घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और पार्टी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अगर आप कहें तो मैं अब घर चली जाऊं? हाँ मधु, अब तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे आज अर्जुन का जन्मदिन है। शाम ठीक 8 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आना। और हाँ, उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, देर मत करना। मालकिन, मैं शाम को अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। मधु अपने घर जाती है और बच्चों को तैयार करती है। शाम 8 बजे वह अपने बच्चों को लेकर अर्जुन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही मधु और उसके बच्चे उस बड़े और खूबसूरत घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ शानदार सजावट की गई होती है और पार्टी का माहौल खुशियों से भरा होता है। अरे वाह, ये घर कितना ठंडा और सुंदर है। बाहर तो इतनी तेज गर्मी है, लेकिन घर के अंदर कितना ठंडा लग रहा है। काजल और मुन्ना की बातें अर्जुन सुन लेता है। अरे, हमारे घर में ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि हर कमरे में एसी लगाया हुआ है। ओ, तो एसी लगाने से घर इतना ठंडा हो जाता है। दीदी, क्यों ना हम भी बाबा से कहें कि हमारे घर में भी एसी लगवा दें? बच्चों, इधर आओ, केक काटने का समय हो गया है। केक काटने की तैयारी चल रही होती है। उसी समय मुन्ना और काजल एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए रिया के कमरे की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे कमरे के अंदर चले जाते हैं।
दीदी, ये कमरा तो सबसे ज्यादा ठंडा है। यहाँ तो कितनी अच्छी ठंडक है। और दीदी, ये देखो, ये खिलौने कितने सुंदर हैं। दोनों भाई बहन खुशी खुशी खिलौनों से खेलने लगते हैं। ठंडी हवा और आरामदायक बेड के कारण उन्हें कब नींद आ जाती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। तभी रिया कमरे में आती है। अरे, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, जरा इधर आओ और देखो, ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? रिया की आवाज सुनकर ममता देवी कमरे में आ जाती है। अरे, तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से नीचे उतरो, अभी, इसी वक्त। ममता देवी की तेज आवाज सुनकर काजल और मुन्ना घबराकर उठ जाते हैं। उसी समय बाहर खड़ी मधु भी उनकी आवाज सुनकर घबराते हुए कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी आवाज नीचे तक आ रही थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हारे बच्चों ने अपने गंदे हाथों और मैले कपड़ों से मेरे बच्चों के खिलौने और मेरा बेड गंदा कर दिया है। जरा सी तमीज नहीं है। एसी देखा नहीं कि सीधे आकर मेरे बिस्तर पर चढ़ गए। हर चीज की एक हद होती है और तुम लोग वो हद पार कर चुके हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे बच्चों का भी थोड़ा मन बहल जाए। शायद उन्होंने कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं देखी होगी, सोचा था अच्छा लगेगा उन्हें। लेकिन इन्हें तो अपनी औकात ही भूल गई है। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आए और सीधे हमारे कमरे में घुसकर हमारे बिस्तर पर सो जाए। बस, अब बहुत हो गया। तुम तुरंत अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी। और सुन लो, कल से तुम्हें यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई काम नहीं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसे मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे काम से मत निकालिए। मालकिन, इस काम से मेरा घर चलता है। अपने घर का खर्च कैसे चलाओगी, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरे लिए ये सब झंझट मत बनाओ। मैंने एक बार कह दिया, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। अपने बच्चों को लेकर तुरंत निकल जाओ। इतना कहकर ममता देवी ने मधु और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह आगे से काम पर आने की कोशिश भी न करे। अब मधु के पास कोई काम नहीं बचा था। घर की पूरी जिम्मेदारी गोपाल के कंधों पर आ गई थी। मधु दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आज तो घर में खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं बचा है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। मुन्ना के पापा को जो तनख्वाह मिली थी वो भी घर के खर्चों में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो भूखी रहकर भी सो सकती हूँ, लेकिन बच्चों का क्या? वे भूखे पेट कैसे सो पाएंगे? इतने में गोपाल घर आ जाता है। आप आ गए? घर में सारा राशन खत्म हो गया है। आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आज मैं अपने साथ खाना लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए भी थोड़ा खाना भिजवा दिया। यह सुनकर मधु को थोड़ी राहत मिलती है। उस रात सभी लोग वहीं खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मधु फिर से अपनी मालकिन ममता देवी के घर जाती है। और उसे थोड़े पैसे उधार देने की विनती करती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, समझी? मैंने तुम्हें पहले ही निकाल दिया था, फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब बिना एक शब्द बोले यहाँ से चली जाओ और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ममता देवी की कड़वी बातें सुनकर मधु का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से घर की ओर लौटने लगती है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ती है। ढाबे के बाहर एक पोस्टर लगा था, समोसे बनाने वाले की जरूरत है। मधु को समोसे बनाना अच्छी तरह आता था।
मधु ढाबे में जाती है यह सुनकर। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा था। आपको समोसे बनाने वाले की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत तो है। क्या तुम समोसे बना लोगी? तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ, मुझे कई तरह के समोसे बनाना आते हैं। इसके अलावा मैं और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बना सकती हूँ। ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। मधु वहीं काम पर लग जाती है। मधु ग्राहकों को समोसे परोसने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और दुकान के सभी समोसे बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो सारे समोसे बिक गए। आज तुमने सिर्फ समोसे परोसे हैं, लेकिन कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। ठीक है, ये लो आज के काम के 500 रुपए। पैसे लेकर मधु सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और घर के लिए सामान खरीदती है। घर पहुंचकर वह बच्चों के लिए खाना बनाती है। काजल, मुन्ना, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में गोपाल भी घर आ जाता है। मधु उसे अपने नए काम के बारे में बताती है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगली सुबह मधु बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर वह समोसे बनाने लगती है। उसके बनाए हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। समोसे खाते ही ग्राहक उनकी जमकर तारीफ करने लगते हैं। आज के समोसे तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मदन भाई, आज के समोसों का तो सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। इतने लाजवाब समोसे मैंने इस होटल में पहले कभी नहीं खाए। ग्राहकों के मुंह से समोसों की इतनी तारीफ सुनकर मदन मधु से पूछता है। मधु, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच कमाल है। आज समोसों में ऐसा क्या खास डाला है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला, बस नमक, मिर्च और मसालों को सही मात्रा में मिलाया है। उस दिन भी दुकान के सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्दी खत्म हो गए। अब कल से हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और सुनो, अब हमारे समोसों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल दुकान में एसी लगवा दूं। इससे ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में आराम से बैठकर समोसों का मजा ले सकेंगे और हमारी बिक्री भी और बढ़ जाएगी। साहब, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अगली सुबह मदन अपनी दुकान में एसी लगवा देता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। एसी लगने के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी हवा में बैठकर बड़े मजे से समोसे खाने लगते हैं। उस दिन भी सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। शाम को जब मधु घर लौटती है तभी वह मुन्ना और काजल को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। वहाँ हम एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और आज देखो हम इस गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम भी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते। इतने में मधु कमरे में आ जाती है। अरे मुन्ना और काजल, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुमने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क खत्म कर लो। मैं तब तक खाना बनाने जा रही हूँ। उसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना, क्योंकि कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम अभी अपना स्कूल का काम पूरा करते हैं। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। गोपाल और मधु की हालत पहले से बेहतर होने लगती है। एक दिन सुबह जब मधु काम पर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे कबाड़ वाले की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, फ्रिज, कूलर और ऐसी जैसे कई सामान रखे हुए थे। मधु की नजर एक पुराने एसी पर पड़ती है। भैया, इस एसी की कीमत क्या है? ये एसी सिर्फ 15,000 रुपए का है। 15,000 तो बहुत ज्यादा है।
ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर तुम नई एसी खरीदोगी तो वो 40,000 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। लेकिन ये एसी ठीक से काम तो करता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक चलता है। अगर 12 महीने के अंदर ये खराब हो जाए तो मरम्मत मुफ्त होगी। मैं इसके 12,000 रुपए ही दूंगी। अगर देना है तो 12,000 में दे दीजिए। ठीक है, बताइए इसे कहाँ लगाना है? मधु उसे अपने घर ले आती है और वह आदमी घर में ऐसी लगा देता है। ऐसी चालू होते ही घर में ठंडी हवा फैलने लगती है। अरे दीदी, कितना मजा आ रहा है। एसी की ठंडी हवा ऐसी लग रही है जैसे हमने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। घर में ऐसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपाल भी घर आ जाता है। अच्छा, तो आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। भला मैं कैसे नहीं करती, बच्चों से प्यार जो करती हूँ। धीरे धीरे मधु के बनाए समोसों की वजह से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। लेकिन एक दिन मदन के मन में घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि अब उसे मधु की जरूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समोसे बना लूंगा। कल से काम पर मत आना। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मेरी कोई गलती है तो बताइए मुझे। मदन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद गोपाल को भी लाला गोवर्धन मजदूरी से निकाल देता है। गोपाल दुखी मन के साथ घर आ जाता है। क्या हुआ मुन्ना के पापा? क्या बताऊं भाग्यवान, लाला गोवर्धन सेठ ने मुझे भी मजदूरी से निकाल दिया है। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए जी, मुझे अच्छे समोसे बनाना आते हैं और हमने थोड़े पैसे भी जमा कर लिए हैं। क्यों ना हम अपना ही एक ढाबा शुरू करें? तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। अब हम अपना खुद का ढाबा शुरू करेंगे। कुछ समय बाद दोनों मिलकर अपना ढाबा शुरू कर लेते हैं। धीरे धीरे उनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है। घर का खर्च आराम से चलने लगता है। बच्चे ऐसी की ठंडी हवा में आराम से गर्मी बिताते हैं और इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।